नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जिसमें लोक कथा, एक शापित चीज और बदले की एक बहुत ही खौफनाक दास्तां सब कुछ आपस में उलझा हुआ है। ये सिर्फ एक आईने की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे गहरे राज की है जो किसी के अक्स से भी ज्यादा डरावना है। ये बात हम सब ने कहीं न कहीं सुनी जरूर होगी, है ना? लेकिन ये सिर्फ एक पुरानी कहावत नहीं है, बल्कि हमारी आज की कहानी की एकदम बुनियाद है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया की बात जो हमारी नजरों से तो छिपी है, पर जहां शायद अतृप्त आत्माएं अपने इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। चलिए, इसी ख्याल के साथ इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है दादी की चेतावनी। यहाँ हमारी मुलाकात होती है नीति से। नीति जो आज के जमाने की लड़की है, जिसे पुरानी बातों और अंधविश्वास में कोई यकीन नहीं है। लेकिन यहीं से हकीकत और कहानियों के बीच की वो लकीर धुंधली होनी शुरू हो जाती है। देखिए, बचपन में तो दादी की ये बातें सुनकर नीति को भी डर लगता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसे लगा कि अरे, ये तो बस बच्चों को डराने वाली कहानियां हैं। उसके लिए आईना मतलब सिर्फ एक शीशा और कुछ नहीं। आत्माओं का घर बिल्कुल नहीं। तो कहानी आगे बढ़ती है। नीति अब अपने पति शुभम के साथ एक नए घर में है। घर को सजाते हुए उसके मन में एक ख्याल आता है कि एक खूबसूरत सा पुराना एंटीक आईना होना चाहिए। और यही छोटी सी ख्वाहिश उसे अनजाने में एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जो सीधा उन चेतावनियों के खिलाफ था जिन्हें वो बचपन से सुनती आई थी। चलिए, अब कहानी के दूसरे हिस्से में आते हैं, शापित आईना। यहाँ नीति की जिंदगी में उस आईने की एंट्री होती है जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। लेकिन ये कोई आम खरीदारी नहीं थी, नहीं, ये एक बहुत ही अजीब सौदा था जो शुरू से ही बुरे संकेतों से भरा हुआ था। तो होता ये है कि शुभम के साथ बंजारा मार्केट में घूमते हुए नीति की नज़र एक अजीब सी दुकान पर पड़ती है। वहाँ का माहौल, वो बुझी हुई सी रोशनी और अगरबत्ती की बहुत तेज गंध, सब कुछ बहुत अटपटा था। और वहाँ उसे मिलती है एक बंजारन औरत। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, बंजारन के ये शब्द कितने अजीब हैं, है ना? ऐसा लग रहा था जैसे वो नीति को पहले से जानती हो और उसका इंतजार कर रही हो। ये सुनकर नीति को भी बड़ी हैरानी हुई और थोड़ी घबराहट भी। वो बंजारन अपनी बेटी की दुख भरी कहानी सुनाकर और जिद करके नीति को वो आईना खरीदने पर मजबूर कर देती है। नीति का मन तो नहीं था, लेकिन वो ना नहीं कह पाती। पर घर आते ही उस अजीब से डर की वजह से वो उस आईने को स्टोर रूम में छिपा देती है, जैसे अपनी नजरों से दूर रखकर वो अपने डर को भी दूर कर देगी। और अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, उस पार की फुसफुसाहट। आईने के घर में आते ही वहम और हकीकत के बीच की वो जो पतली सी लकीर थी, वो पूरी तरह से मिट जाती है। यहीं से खौफ की असली शुरुआत होती है। सिलसिला कुछ यूं शुरू होता है। पहले तो वो आईना जो स्टोर रूम में बंद था, अपने आप, जी हाँ, अपने आप खिसक कर उसके बिस्तर के ठीक सामने आ जाता है। फिर अचानक घर के मंदिर में आग लग जाती है। उसे कमरे में एक छोटे बच्चे के भागने खेलने की आवाजें आने लगती हैं। और फिर उसे आईने के अंदर से किसी के झांकने का पहला भयानक एहसास होता है। इस पूरे समय में नीति जब भी शुभम को ये सब बताती है, तो वो उसकी बातों को प्रेगनेंसी का असर या उसका वहम कहकर टाल देता है। अब सोचिए, इससे नीति कितना अकेला और कमजोर महसूस कर रही होगी। उसका डर अब सिर्फ उसका अपना था। कहानी अब अपने चौथे और सबसे डरावने मोड़ पर आ चुकी है। एक भयानक रात। अब तक जो सिर्फ इशारे थे, फुसफुसाहटें थीं, वो अब एक आमना सामना बनने वाले हैं। एक रात जब नीति घर पर अकेली है, तब आत्माएं पर्दे के पीछे से बाहर आने के लिए तैयार हैं। आधी रात का वक्त है और नीति के कानों में एक बच्चे की बहुत ही डरावनी फुसफुसाहट गूंजती है जो ये कविता गा रहा था। ये आवाज कमरे में किसी और की मौजूदगी का सबसे खौफनाक सबूत थी। और जब डरते डरते नीति की नजर आईने पर पड़ती है, तो वो जो देखती है, उससे उसकी रूह कांप जाती है। आईने में एक छोटा लड़का खड़ा है, जिसका सिर कटा हुआ है, और वो अपना ही कटा हुआ सिर हाथों में लेकर मुस्कुरा रहा है। ठीक उसी पल घर की बिजली चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा। नीति जब उस आईने को हटाने की कोशिश करती है, तो वो 1 इंच भी नहीं हिलता। और फिर आईने से निकलकर वो घायल औरत और वो बिना सिर वाला लड़का दोनों उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, खौफनाक सच।
यहाँ हमें ये समझ आता है कि ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा था। हर डरावनी घटना के पीछे एक गहरा राज था, और उस राज की जड़ें कहीं और नहीं बल्कि नीति के अपने अतीत में थीं। कमरे में उस आत्मा की आवाज़ गूंजती है और सब कुछ साफ हो जाता है। ये कोई अनजान आत्माएं नहीं हैं, ये बदला है। ये उस रात का बदला है जब नशे में गाड़ी चलाते हुए नीति ने एक गर्भवती औरत और उसके बच्चे को बेरहमी से कुचल दिया था और वहां से भाग गई थी। तो ये थी पूरी कहानी। मरने वाली औरत उस बंजारन की बेटी थी। अपनी बेटी और नाती की मौत का बदला लेने के लिए उस बंजारन ने उनकी आत्माओं को काले जादू से एक आईने में कैद कर लिया और फिर तंत्र मंत्र से नीति को अपनी दुकान तक खींच लाई ताकि नीति खुद अपने हाथों से अपनी मौत को अपने घर ले आए। आत्मा का इरादा बिल्कुल साफ था। उन्हें सिर्फ नीति की जान नहीं चाहिए थी, वो उसके अजन्मे बच्चे को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। ये उनका इंसाफ करने का तरीका था, एक जान के बदले एक जान। नीति रोती है, गिड़गिड़ाती है, माफी मांगती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जवाब में उसे सिर्फ एक ऐसी भयानक, दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। माफी के सारे रास्ते अब बंद हो चुके थे। और अब कहानी अपने सबसे दर्दनाक अंत पर पहुंचती है। वो पल जहां बदला पूरा होता है और एक पुराना कर्ज खून से चुकाया जाता है। उन आत्माओं की चीख में इतनी ताकत थी कि नीति का शरीर उसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके दिमाग की नसें फट जाती हैं और वो वहीं दम तोड़ देती है। और जैसे ही उसकी मौत होती है, वो शापित आईना भी टूटकर चकनाचूर हो जाता है, जैसे उसका मकसद अब पूरा हो गया हो। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक माँ ने अपनी बेटी और नाती की मौत का बदला तो ले लिया, लेकिन इस बदले में 2 और जानें चली गई, जिसमें एक अजन्मा बच्चा भी था। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसे इंसाफ कहेंगे, या जब बदला अपनी हदें पार कर जाता है तो वो खुद एक और जुर्म बन जाता है। इस पर सोचना जरूरी है।